ना प्लान है कि मार्स पर इंसानों को भेजने से पहले चांद पर एक बेस बनाई जाएगी ताकि मार्स पर पहुंचने का प्रोसेस छोटा हो जाए। स्पेस एक्स के फाउंडर एल्विन मस्क मार्स पर जाने की रेस को अपने नाम करना चाहते थे। इसके अलावा यूरोपियंस और रशियन स्पेस एजेंसीज भी इंसानों को मार्स पर भेजने की बातें करती हैं, लेकिन इसके हारिश एटमॉस्फेयर में लैंड करने के बाद वहां इंसान जिंदा कैसे रहेंगे, क्योंकि ज़मीन के बरअक्स मार्स में ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत ऑक्सीजन मौजूद ही नहीं है। नासा में मार्स पर ऑक्सीजन बनाने का क्या तरीका निकाला है और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जिस तरीके से ऑक्सीजन बनाता है वो का मार्स पर काम क्यों नहीं कर पाएगा। नाजरीन, इंसानों की मार्स पर रहने की ख्वाहिश के पीछे ढेर सारी वजूहात हैं, जिनमें साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन और स्पेस की वरासिटी का फैक्टर तो है ही, लेकिन इन ख्वाहिशात के बीच एक मजबूरी और खौफ भी है। वो है कि अर्थ पर किसी आफत की वजह से कहीं इंसानों की नस्ल ख़त्म ही ना हो जाए, जैसा कि 6.5 करोड़ साल पहले हमारी दुनिया से डायनासोर्स का खात्मा हुआ था। और ऐसा पॉसिबल भी है कि जिसकी एक मिसाल अर्थ पर क्लाइमेट चेंज की सूरत में देख रहे हैं। यह सबसे बड़ी वजह है कि आने वाले वक्त में कोई ना कोई मार्स का नील आर्मस्ट्रांग बनेगा। एक तरफ एल्विन मस्क ने पहले 2026 में मार्स को कोलोनाइज करने का इरादा किया था, लेकिन अब उनकी जानिब से 2029 की प्रिडिक्शन की गई है। दूसरी तरफ नासा ने भी 2030 तक इंसानों को मार्स पर लैंड कराने का इरादा किया है। पर सवाल ये नहीं है कि कौन पहले मार्स पर जाएगा, सवाल ये है कि मार्स पर जाने के बाद इंसान जिंदा कैसे रह पाएंगे। बेशक मार्स की कई सारी प्रॉपर्टीज अर्थ से मिलती जुलती हैं। जय मार्स का एक दिन, जिसको मार्शियन डे सिविल भी कहा जाता है, इसकी लेंथ अर्थ के दिन के मुकाबले में सिर्फ 39 मिनट्स ही ज़्यादा है। वहाँ भी मुख्तलिफ मौसम हैं और अर्थ पर भी। इसके अलावा अर्थ के पोल्स पर आइस कैप्स हैं और मार्स के पोल्स पर भी अभी एटमॉस्फेयर है, जबकि मार्स पर पतला ही सही लेकिन एटमॉस्फेयर ज़रूर है। लेकिन एक चीज़ मार्स पर इंसानों के रहने के लिए बिल्कुल ना काफ़ी है, वो है ऑक्सीजन। आखिर मार्स पर यह ऑक्सीजन गैस कैसे बनाई जाएगी, वो भी एक दो लोगों के लिए नहीं बल्कि मार्स की एक पूरी कॉलोनी को आबाद रखने के लिए। एक्सट्रीम सिचुएशन में इंसानों को जिंदा रखने की बात की जाए तो सबसे पहले ख्याल आता है ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का। इसको आज स्पेस की हारिश कंडीशन में 25 साल गुजर चुके हैं और अभी तक ये लगातार इंसानों को ऑक्सीजन और फ्रेश पानी बनाकर देता रहा है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 4 से 5 एस्ट्रोनॉट हर वक्त मौजूद रहते हैं, जिनकी रोज़ाना पानी की ज़रूरत कम से कम भी 45 लीटर्स है, यानी महीने की 1350 और साल की 16,200 लीटर्स। इसके अलावा ISS पर 1000 kg ऑक्सीजन गैस सालाना इस्तेमाल होती है। इतना ज़्यादा पानी और ऑक्सीजन अर्थ से 400 किलोमीटर दूर स्पेस में कैसे बनाया जाता है? इस काम के लिए ISS में 2 सिस्टम्स लगे हुए हैं। एक है वाटर रिक्लेमेशन सिस्टम WRS और दूसरा है ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम यानी OGS। ये सिस्टम हम मार्स पर क्यों नहीं लगा सकते, ये समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि ये सिस्टम काम कैसे करते हैं। वाटर रिक्लेमेशन सिस्टम ह्यूमनस वेस्ट यानी यूरेन, पसीना और आविम्स से पानी को लिक्विड करता है और फिर इसको साफ करके वापस से पीने के काबिल बनाता है। इस नोट डवगिलिस वो लोग ने कहा था कि हमारी कल की कॉफ़ी से ही अगले दिन की कॉफ़ी बनती है। WRS सिस्टम ISS में पहले से मौजूद पानी को प्योरीफाई करके दोबारा से इस्तेमाल के काबिल बना देता है और इस तरह 98% ज़ाय होने से बच जाता है। इस खबर में है ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम। ये सिस्टम WRS से थोड़ा सा पानी लेता है और फिर इसको ख़ास प्रोसेस से गुजारकर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बनाता है। ये सिंपल प्रोसेस हमने 5 क्लास में पढ़ा था, जिसको इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। पानी में से इलेक्ट्रिकल करंट को गुजारा जाता है, जिस पानी ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस में बदल जाता है। ऑक्सीजन गैस को सांस लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हाइड्रोजन तो एक बहुत ही ख़तरनाक और इनफ्लेमेबल गैस है जो पूरे ISS को सेकंडों में जलाकर फायरबॉल बना सकती है। इस हाइड्रोजन गैस को ज़ाय नहीं किया जाता बल्कि इसको एक और सिस्टम में डाला जाता है, जिसको साबाटे सिस्टम कहते हैं। ये सिस्टम ISS में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स के वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड को जमा करके इसको हाइड्रोजन गैस के साथ मिलाकर इसमें से पानी, मीथेन गैस और थोड़ी सी गर्माइश बनाता है। पानी वापस से इस्तेमाल में लाया जाता है। गर्माइश को हेट मैनेजमेंट सिस्टम में डाल दिया जाता है, लेकिन मीथेन गैस, जिसकी अर्थ पर बहुत अहमियत है, इसको ISS से बाहर स्पेस में निकाल दिया जाता है। मीथेन गैस, जो एक तरह का फ्यूल गैस भी है, इससे एनर्जी भी बनाई जा सकती है।
वह भी, लेकिन इसको ज़ाय इस वजह से किया जाता है क्योंकि इसको जलाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और आईएसएस पर ऑक्सीजन ही तो है जो सबसे ज़्यादा कीमती है। आईएसएस के इस पूरे ऑक्सीजन और वाटर के प्रोसेस पे अगर गौर किया जाए तो ये रिफ्यूलिंग मिशंस पर डिपेंड करते हैं। बेशक ये 98% इफ़िशेंट तो है, लेकिन फिर भी हर सिस्टम में लूसेस और लीकेजेस होती ही हैं। इसी वजह से हर 6 महीने या साल के बाद पानी और ऑक्सीजन को ज़मीन से लाकर आईएसएस में डाला जाता है। ये रिफ्यूलिंग मिशंस बहुत कॉस्टली होते हैं। सिर्फ 1 लीटर पानी को 400 किलोमीटर ऊपर तक पहुंचाने का खर्चा $2,500 से भी ज़्यादा होता है, लिहाजा 22.5 करोड़ किलोमीटर दूर मार्स पर इसी तरीके से ऑक्सीजन बनाना किसी भी तरह से कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं है। इसके लिए कोई ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो पर ही मौजूद सोर्सेस को इस्तेमाल करके इसमें से ऑक्सीजन बनाए। 2021 में जो नासा का प्रिसरनेस रोवर मार्स पर भेजा गया था, इसमें इसी तजुर्बे के लिए एक डिवाइस लगाई गई थी जिसको मोकिसी यानी मार्स ऑक्सीजन इन सीचो एक्सपेरिमेंट का नाम दिया गया था। आईएसएस में तो पानी का सोर्स रिफ्यूलिंग होता है, लेकिन मार्स पर पानी ढूंढने के लिए उसके पोलर की बुझ तक जाना होगा व फिर कई फुट नीचे ड्रिल करके बर्फ निकालनी होगी। इसी वजह से मोकिसी मार्स के एटमॉस्फेयर से ही कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके इसमें से ऑक्सीजन बनाता है। आसान अल्फाज में समझाया जाए तो मार्स के एटमॉस्फेयर में 95% कार्बन डाइऑक्साइड है। मोकिसी बाहर के एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड पंप करके इसको प्रेशराइज करता है, जो इसके दूसरे पार्ट्स को फरमाइश से बचाता है। इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन गैस के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी पैदा होती है। इसका नुकसान ये है कि अगर इस प्रोसेस में कार्बन अलग हो गया तो वो कार्बन की एक लेयर भी बना सकता है, जैसा कि कुकिंग पेन के नीचे देखने को मिलती है, और पुर्जवेरिनस को नुकसान पहुंचाने में देर नहीं करेगी। इसी वजह से इस प्रोसेस को बड़ी एहतियात से परफॉर्म किया जाता है। लेकिन मार्स पर मोकिसी एक वक्त में कितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है? इस प्रोसेस में मोकिसी को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, इसीलिए नासा इसको कभी कभार चलाता है जब सोलर पैनल से एनर्जी बच जाती है। अब इसने सिर्फ 122 ग्राम ऑक्सीजन ही बनाई है, जो एक इंसान को सिर्फ 3.5 घंटे ही जिंदा रख सकती है। अगर इसी सिस्टम के जरिए मार्स पर ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करनी होगी तो इसके लिए मोकिसी का एक बड़ा वर्जन चाहिए होगा, और साथ में इसको चलाने के लिए एक बड़ा पावर प्लांट भी। और अभी तक का सबसे बड़ा चैलेंज है। अब यहाँ समझने के बात यह है कि मोकिसी कार्बन डाइऑक्साइड पहले कंप्रेसर की मदद से कंप्रेस करता है, फिर इसको 800 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करता है। इन दोनों प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी ज़रूरत है। इस मसले के सल्यूशन के लिए साइंटिस्ट एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, जिस कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को कम टेम्परेचर पे ही तोड़ा जा सकेगा। इस पे कार्बन डाइऑक्साइड को हीट करके नहीं, बल्कि इसके अंदर वाइब्रेशन पैदा करके इसमें से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को अलग किया जाएगा। फिलहाल इस टेक्नोलॉजी को लैब में टेस्ट किया गया है, लेकिन के हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से ये एक्सपेरिमेंट अर्थ पर करना मुमकिन नहीं है। लेकिन मार्स को एटमॉस्फेयर इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। टेक्नोलॉजी चाहे जो भी हो, हमारा टारगेट ये है कि हमें मार्स पर ऐसी चीज़ को ही इस्तेमाल करके ऑक्सीजन बनानी है जो वहीं पर मौजूद हो, और डिवाइस ऑक्सीजन बनाएगी उनकी डिपेंडेंसी भी अर्थ पर नहीं है, क्योंकि आईएसएस तो ज़मीन से सिर्फ 400 किलोमीटर ही दूर है। अगर वहाँ का ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम ख़राब हो गया तो एस्ट्रोनॉट्स को वापस अर्थ भेजना इतना बड़ा मसला नहीं है। वो इमरजेंसी सोर्स पहनकर चंद घंटों तक रिफ्यूलिंग का वेट कर सकते हैं और वापस अर्थ भी जा सकते हैं। लेकिन अगर मार्स पर कोलोनाइजेशन के बाद ऑक्सीजन जनरेशन मशीन में मसला हो गया तो ना ही रिफ्यूलिंग का ऑप्शन होगा और ना ही अर्थ वापस जाना इतना आसान हो पाएगा। इस के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं अब सबके कमेंट्स ज़रूर पढ़ता हूँ। वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक अपने मिसबा रानी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।